हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के वेलकम करता हूं आप लोगों का हमारे होम्योपैथिक मेट्रामेडिका सीरीज़ में। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी पढ़ने वाले हैं जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रही होगी, जिसका नाम है एम्ब्रोसिया अर्टिमीसिया अफोलिया। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेमेडी है। इसका पूरा स्पेयर ऑफ एक्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम पर है। तो आज हम सबसे पहले इसके की यूजेस को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर चलेंगे, मेंटल सिम्टम्स को समझेंगे, फिजिकल सिम्टम्स को समझेंगे और अंत में मोडालिटीज़ समझेंगे। फ्रेंड्स, छोटी सी रेमेडी है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेमेडी है, बहुत ज़्यादा काम आती है। बहुत सारे पेशेंट आपको इसके मिलने वाले हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान से इस रेमेडी को सुनिएगा। आज आपको इतना क्लियर कर दूंगा ताकि आप लोगों को दोबारा से मेट्रिया पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले की यूजेस पढ़ते हैं। की यूजेस में सबसे पहला पॉइंट जो है उसमें बात की गई है हे फीवर। तो हे फीवर होता क्या है? तो फ्रेंड्स, अगर आपको हे फीवर को बहुत ईजिली समझना है तो अपने दिमाग में एक बात डाल लीजिए कि हे फीवर का मतलब है सीजनल एलर्जी। तो किसी भी प्रकार की सीजनल एलर्जी यानी कि सीज़न बदलने के कारण जो भी एलर्जी होती है उसको ही हे फीवर बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये सबसे ईजी तरीका है हे फीवर को समझने का। और उसमें क्या क्या कंडीशंस रहती हैं उसके बारे में इन्होंने बात की है फ्रेंड्स, कि पॉसिबली इन्वॉल्विंग आइज दैट वाटर स्मार्ट बर्न एंड इची, अ कंजेस्टेड नोज और हेड, वाटरी कैथरे, स्नीजिंग और नोज ब्लीडिंग, विजी कफ, अस्थमेटिक इरिटेशन और वूफिंग कफ एंड डायरिया। तो ये सब कंडीशन हे फीवर में रह सकती हैं। फ्रेंड्स, क्या क्या होंगी इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ आप लोगों को। देखिए, नाक में जलन, नाक से पानी, आँख से पानी, छींकें रहेंगी, उसके साथ साथ खांसी भी रह सकती है और बलगम यानी कि नाक से पानी की तरफ पतली बलगम बहती रहेगी दोस्तों। और उसके साथ साथ ही नोज़ ब्लीडिंग भी हो सकती है और उसके साथ साथ वीजी कफ। अब वीजी कफ का क्या मतलब होता है कि अगर खांस के जो हमारा एयरवेज है उसके अंदर इन्फ्लामेशन आ जाए, उसके अंदर सूजा आ जाए फ्रेंड्स, तो आपको विजी कफ उसे कहलाते हैं। फ्रेंड्स, उसमें आपको ऐसा लगेगा कि मुझे सांस खींचना पड़ रहा है खांसते वक्त, और पेशेंट के सांस यानी कि रेस्पिरेटरी एयरवेज से एक अलग ही आवाज़ आने लगेगी, क्योंकि उसमें उसके जो एयरवेज हैं उनमें इन्फ्लेमेशन आ चुका है, उसके कारण ऐसी कंडीशन पैदा होती है। उसके साथ साथ अस्थमेटिक इरिटेशन यानी कि वो कंडीशन इतनी वर्स हो जाती है कि वो अस्थमेटिक कंडीशन तक भी चली जाती है। फ्रेंड्स, तो उसके पूरे लंग्स तक पे इफेक्ट आता है इस चीज़ का। और उसके साथ साथ वूफिंग कफ। वूफिंग कफ का मतलब है दोस्तों उफू उफू ऐसी खांसी यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा वूफ ऐसी आवाज़ आएगी। और उसके साथ साथ डायरिया यानी कि डायरिया की कंडीशन भी रह सकती है। तो फ्रेंड्स, हमें क्लियरली समझ आ रहा है कि इस पूरी रेमेडी का यानी कि एम्ब्रोसिया का जो मेन स्पेयर ऑफ एक्शन है वो हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर है। पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा अफेक्टेड है। अब फटाफट चलते हैं इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर और जानते हैं कि क्या कंडीशन रहने वाली है और किस प्रकार के फिजिकल मेंटल सिम्टम्स रहेंगे और मोडालिटीज़ कैसी रहने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, ये आ गए हम एम्ब्रोसिया की रेमेडी प्रोफाइल पर। तो लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए, हल्का सा भी डाउट ना बचे। एम्ब्रोसिया इज़ जनरली गिवन फॉर हे फीवर। तो जैसे कि मैंने आपको बात की है सीजनल एलर्जी, जिसकी कंडीशन मैं आपको बता ही चुका हूँ, उसमें जब सबसे ज़्यादा ये रेमेडी यूज़ होती है। दी होल ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में बी अफेक्टेड। तो यही बात मैंने आपको की यूज़ में बताई कि पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम इस अफेक्ट रहता है पेशेंट का, उस पेशेंट को ही एम्ब्रोसिया दवा के सिम्टम्स मिलते हैं। फ्रेंड्स, आगे बात की गई, द नोज एंड हेड फील कंजेस्टेड एंड देयर इज स्नीजिंग, वाटरी कैथरे, पॉसिबली नोज ब्लीड्स। अब क्या क्या कंडीशन है वो पेशेंट आपको बताएगा कि मेरे नाक में और मेरे पूरे सर में एक कंजेशन सा रहता है, हमेशा एक खिंचाव, एक तनाव रहता है। और वो किसके कारण, अगर आप उसकी हिस्ट्री पर जाएंगे यानी कि केस टेकिंग आप अच्छे से करेंगे तो उस साफ पता लगेगा कि मुझे बहुत पुराना नज़ला है। यानी कि वो ऐसी लैंग्वेज यूज़ करेगा फ्रेंड्स कि मुझे बहुत पुराना नज़ला है या बहुत पुराना मेरे अंदर, मुझे ऐसा लगता है कि बलगम है और हमेशा मुझे छींकें आ जाती हैं, ज़रा से मौसम के बदलाव से ही मुझे छींकें आ जाती हैं, नाक से पानी, आँख से पानी, इरिटेशन हो जाता है। तो उसके कारण मेरे नोज़ और हेड में हमेशा कंजेशन रहता है। तो ऐसे पेशेंट आपको बताएगा। और उसके साथ साथ फ्रेंड्स, नोज़ ब्लीड, बट नोज़ ब्लीडिंग का केस हर जगह नहीं देखा जाता, बहुत कम केसेस हैं जिसमें नोज़ ब्लीडिंग मिलेगी। तो इस पॉइंट को, अगर नोज़ ब्लीडिंग है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी हम एम्ब्रोसिया की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में बात की गई है दी आइज वाटर स्मार्ट बर्न एंड इची। तो आँखें कैसी रहेंगी? आँखों से पानी बहता रहेगा, उसमें जलन रहेगी, खुजली रहेगी और जलेंगी आँखें, ऐसे एक बर्निंग सेंसेशंस उसमें रहेगी। आगे बात की गई है फ्रेंड्स कि देयर में भी
वीजी कफ, जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि हमारा एयरवेज में इन्फ्लामेशन आ जाता है, उसके कारण हमारा जो सांस है वो भी ऐसा लगता है कि हम खींच कर ले रहे हैं। तो ऐसी ही कंडीशन उसकी खांसी में हमें मिलने वाली है। तो वीजी कफ रहेगी। और अस्थमैटिक इरिटेशन, तो अस्थमैटिक इरिटेशन में क्या है दोस्तों, उसको सांस लेने में भी अब प्रॉब्लम आने लगेगी, उसको खींच खींच के सांस लेना पड़ेगा। उसका कारण यही है फ्रेंड्स कि ये हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक जब होता है तब ऐसा होता है, और उसके साथ साथ हमारे एयरवेज में इन्फ्लामेशन आ जाता है, तो कहीं ना कहीं अस्थमैटिक कंडीशन पाई जाती है। और उसके साथ साथ वूफिंग कफ भी है फ्रेंड्स। आगे पढ़ते हैं। द सिम्टम्स में ऑल्सो एसोसिएटेड विद डायरिया, नोटेबली इन दी समर मंथ्स। तो डायरिया कब पाया गया है? गर्मियों के महीनों में। तो ये देखिए, हे फीवर का मतलब हमें यहीं से क्लियर हो गया, यानी कि जैसे ही सीज़न बदला, यानी कि गर्मियों के मंथ्स आए, उसको डायरिया की समस्या पैदा हो गई। और उसके साथ साथ जो कंडीशन ऊपर बताई हुई हैं दोस्तों, वो सब कंडीशन तो रहेंगी ही रहेंगी। तो ऐसी कंडीशन आपको एम्ब्रोसिया पेशेंट की मिलने वाली है कि उसको छींके रहेंगी, आँख से पानी, नाक से पानी, आँख में खुजली और नोज़ एंड हेड में कंजेशन पाया जाएगा। और सीज़न बदलते ही उसको समस्या आएंगी, उसको डायरिया की कंडीशन भी रह सकती है, खासकर समर मंथ्स में। ऐसा नहीं है कि समर मंथ्स में ही रहेंगी, खासकर समर मंथ्स में रह सकती हैं, इसके अलावा भी रह सकती हैं फ्रेंड्स। और उसके साथ साथ उसको नोज़ ब्लीडिंग भी हो सकती है। अब ये तो हमने उसके मेंटल एंड फिजिकल सिम्टम्स को समझ लिया है फ्रेंड्स। अब हम डायरेक्ट चलते हैं इसके मोडालिटीज़ पर फ्रेंड्स, कि आराम कब मिलता है और एग्रावेशन कब होता है। तो सिम्टम बेटर होते हैं फॉर बीइंग इंडोर। अगर कमरे में बंद है, यानी कि पेशेंट बताएगा कि मैं कमरे में हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकलता हूँ, मुझे छींके, आँख से पानी, नाक से पानी, इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है, खांसी लगने लग जाती है। तो मोडालिटी से साफ समझ आ रहा है कि अंदर रहने से, यानी कि अंदर रहने में, यानी कि क्लोज स्पेस है तो उसको ठीक लगेगा, जैसे ही वो बाहर निकलेगा तुरंत उसको समस्या बढ़ जाती है। तो एग्रावेशन में यही पॉइंट है फ्रेंड्स, कि फॉर बीइंग आउटसाइड से तुरंत एग्रावेशन हो जाएगा, जैसे ही वो बाहर निकलेगा, यानी कि खुली हवा के चपेट में आएगा, उसको तुरंत एलर्जी हो जाएगी फ्रेंड्स, उसको तुरंत हे फीवर की कंडीशन पैदा हो जाएगी। और यही पूरी थीम है एम्ब्रोसिया रेमेडी की फ्रेंड्स। उसको सीजनल एलर्जी होती है, यानी कि अंदर है तो उसका टेम्परेचर एक मेंटेन्ड है, यानी कि बॉडी का भी एज वेल एज रूम का भी। तो जैसे अगर वो मेंटेन टेम्परेचर में है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट जैसे ही उसका बॉडी का टेम्परेचर बदला, उसका एटमॉस्फेयर बदला, तुरंत उसको एलर्जी स्टार्ट हो जाती है फ्रेंड, तुरंत उसको ये कंडीशन पैदा हो जाती है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों की रेमेडी थोड़ी बहुत क्लियर हुई होगी, बट इतनी कोई बड़ी रेमेडी नहीं है, बहुत छोटी रेमेडी है, बट बहुत ज़्यादा काम आने वाली रेमेडी है। क्योंकि फ्रेंड्स क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपको बहुत ऐसे केस देखने वाले हैं, हमारा ध्यान बहुत सारी अलग रेमेडीज़ पर जाता है, पर कहीं ना कहीं हम एम्ब्रोसिया को भूल जाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि एक छोटी रेमेडी है तो इस पर हम इतना ध्यान नहीं देते। बट ऐसा नहीं है, रेमेडी छोटी या बड़ी नहीं होती है फ्रेंड्स, मेन चीज़ है कि कंडीशन क्या पैदा हो रही है और वो किस कंडीशन में यूज़ आती है फ्रेंड्स। तो एक छोटी सी रेमेडी इतना बड़ा हमें फ़ायदा प्रोवाइड कर देगी, यानी कि हमारी जो कंडीशन है, आँख से पानी, नाक से पानी, छींके, नसल पॉलीपस की कंडीशन भी ऐसी रहती है फ्रेंड्स, उसमें नाक में पॉलीपस हो जाता है। उसके बारे में आप गूगल सर्च भी करेंगे तो आपको एक नॉलेज मिल जाएगी कि नसल पॉलीपस क्या होता है। तो उसमें भी ऐसे ही कंडीशंस रहती हैं। तो उसके लिए बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, जैसे काली मिर्च है, ट्यूकीरियम एमवी है फ्रेंड्स, और एलियम सिपा तो इसके लिए फेमस है। तो ऐसी बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम सिर्फ उनको ध्यान रखते हैं, कहीं ना कहीं हम एम्ब्रोसिया को भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा मत कीजिएगा। अगर आपके सामने ऐसा पेशेंट आता है तो एम्ब्रोसिया को भी कहीं ना कहीं आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, कंसीडर कीजिए, उसकी मॉडलिटीज़ को मिलाइए। अगर मॉडलिटीज़ सेम है तो फ्रेंड्स एम्ब्रोसिया आप दीजिए, बहुत जल्दी फ़ायदा होता है, बहुत ही बढ़िया रेमेडी है, बहुत जल्दी रिजल्ट भी देती है। तो फ्रेंड्स अगर अब भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी क्वेरी ज़रूर कंप्लीट की जाएगी। और हमारी ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा उद्देश्य यही है कि हम जो पेशेंट की लैंग्वेज है और जो मटेरिया मेडिका की लैंग्वेज है, उन दोनों को मिलाकर एक परफेक्ट रेमेडी निकालें। और वो तभी निकल पाएगी फ्रेंड्स जब हम मटेरिया मेडिका की थीम को समझते होंगे, यानी कि कौन सी रेमेडी किस चीज़ के लिए काम आती है, क्या उसके मेंटल सिम्टम्स हैं, क्या फिजिकल सिम्टम्स हैं, क्या मॉडलिटीज़ हैं। जब तक हमें इस चीज़ की नॉलेज नहीं होगी हम केस टेकिंग में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। हमारे दिमाग में हमेशा कन्फ्यूज़न पैदा होती ही रहेंगी, क्योंकि पेशेंट आपको बहुत सारी बातों में घुमा कर रखेगा। जैसे ही आप उससे एक पॉइंट पूछेंगे वो तो 10 पॉइंट आपके सामने आगे और रख देगा कि मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ था, ऐसा भी हुआ था, ऐसा भी हुआ था। तो जब तक हमें रेमेडी की
मेन थीम क्लियर नहीं होगी तब तक हम एक परफेक्ट रेमेडी की तरफ नहीं पहुंच सकते फ्रेंड्स। तो यही हमारा उद्देश्य है कि हम एक परफेक्ट रेमेडी तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। कल आपसे फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।